नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के साथ, जहां बढ़ते कोरोना केस और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके तहत अब शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की बैठक में ये फैसला किया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी ऑफिस में कर्मचारी घर से काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर करीब 11,000 कोरोना केस मिले थे। अगर देश की बात करें तो देश में महामारी की रफ्तार अब 4 गुना तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को एक बार फिर देश में 35,438 पॉजिटिव मरीज मिले। पिछले एक महीने के आंकड़े देखें तो संक्रमण में 4 गुना उछाल दर्ज किया गया है। इधर राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मद्देनजर बुधवार से सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए मास्क को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा। बिना मास्क दिखे तो 200 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके लिए टीमें लगातार तैनात की जाएंगी। वीकेंड कर्फ्यू के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। राजधानी में लग रहे मेलों का परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद ही इनसे जुड़ा कोई फैसला लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब सख्ती होगी। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या पर अभी कोई पाबंदी नहीं है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्कता जरूरी है। कि कल से भोपाल में मास्क को लेकर अभियान चलेगा और जो लोग भी बिना मास्क के मिलेंगे उनकी चालानी कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई प्रशासन करेगा। कल से ये मास्क की मुहिम चलेगी। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अब अनावश्यक क्राउड इकट्ठा ना हो कहीं पर। अगर कहीं पर अनावश्यक क्राउड हो रहा है या कहीं पर ज़्यादा क्राउड हो रहा है तो उन जगह को हम चिन्हित करेंगे और वहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना हो, इसको भी हम लोग देखेंगे। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग बढ़ते मामलों से चिंतित है, वहीं सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि बीजेपी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना पर सरकार सख्त। छत्तीसगढ़ में भी लगा नाइट कर्फ्यू। कई जगह 4% से भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। सरकार की तैयारियों पर सियासत भी तेज। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना के मामले अचानक बढ़े हैं, उससे हर तरफ चिंता का माहौल है। इसी विस्फोट को रोकने के लिए अब राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। 4% से ज्यादा जहां भी पॉजिटिविटी रेट है, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। सभी सार्वजनिक स्थल, स्कूल, आंगनबाड़ी बंद रहे। नजर रखे हुए हैं। अभी वो स्थिति नहीं आई है। हम लोग लॉकडाउन वो अंतिम हमारा ये निर्णय होगा जिसमें लॉकडाउन करना पड़े। अभी तो लगातार नज़र रखे हुए हैं और कोशिश ये होगी एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उसमें चेकिंग बढ़ाने की बात है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात है, ये सब करें। भारतीय जनता पार्टी और धर्मलाल कौशिक सिर्फ आरोप लगाने को ही अपना राजनीतिक धर्म समझते हैं। कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना के को लेकर और विशेष तौर पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार ने इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अधिकारियों को चाक चौबंद किया गया है। कहाँ कहाँ पे किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाना है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। और सरकार की यह मंशा है कि लोग इससे पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। वहीं बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर और उनकी बैठकों पर सवाल या निशान खड़ा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार केवल बातें कर रही है, कार्रवाई नहीं। जिस प्रकार से कोरोना और उसके जो ओमिक्रॉन लगातार प्रदेश में वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाजार में जिस प्रकार से भीड़ है, लगभग किसी भी बाकी जगह जो माहौल जो दिख रहे हैं
अभी भी लोगों में असावधानी है और उसका दुष्परिणाम इस प्रदेश को भुगतना है। पिछले बार भी भुगते हैं। प्रधानमंत्री जी की बार बार चेतावनी देने के बाद भी जो नेग्लिजेंसी रहा है और उसका परिणाम हम सबके सामने में है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और एहतियात बरतने की आवश्यकता है और क्या क्या उसमें पाबंदी की जा सकती है उस पर भी विचार करनी चाहिए। देखिए, सरकार ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पा रही है, ना लोगों को मास्क लगाने प्रेरित कर पा रही है, ना आयोजनों पे कोई प्रतिबंध है, बल्कि सरकार के खुद के प्रतिनिधि आयोजनों में व्यस्त हैं। आज भी बीरगांव में कांग्रेस का जश्न हो रहा है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नाम की कोई चीज नहीं है। जहां पर 6% संक्रमण की दर है वहां तो नाइट कर्फ्यू लग गया, जहां 4 है वहां नाइट कर्फ्यू नहीं लगा। तो ये इंतजार करेंगे वहां भी 6% या उससे ज्यादा हो जाए। तो ये सरकार कोरोना के इशारे पर काम करती है। कोरोना बस बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम सीमा पर पहुंच जाएगा, उस समय ये जागेंगे और निर्णय लेंगे। यही कारण है कि किसी भी जिले में ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं पा रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात अच्छे नहीं हैं। नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद अब जरूरत इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने की भी है। साथ ही जनता को भी अब अलर्ट होना होगा ताकि हालात ना बिगड़े, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो नुकसान सबसे ज्यादा आम जनता का ही होता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। राजधानी भोपाल में नए एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने पदभार ग्रहण किया। 2007 बैच के आईपीएस सचिन अतुलकर ने इस मौके पर बंसल न्यूज से खास बातचीत की। राजधानी भोपाल में नए एडिशनल सीपी के तौर पर सचिन अतुलकर सर ने पदभार ग्रहण कर लिया और हमारे साथ भी हैं। सर, पहले तो बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या कुछ बड़े चैलेंज हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? देखिए, प्राथमिकताएं जो हैं विभाग की होती हैं, शासन की होती हैं, और पुलिस में आप जानते हैं कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस प्रकार की घटनाएं होंगी, किस प्रकार से जो चैलेंजेस हैं सामने आएंगे। तो ये प्रयास रहता है कि जो भी चैलेंजेस हों, घटनाएं हों, जो हमारे समक्ष में आए, उनका जो है निराकरण पुलिस पूरी तत्परता से करे, और जो प्राथमिकताएं, जो पॉलिसीज़ विभाग की हैं, उसका भी इसमें पालन किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली सर लागू हुई है। अभी तक पुलिस कानून व्यवस्था देखती थी, लेकिन अब न्यायिक प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है, तो एक चैलेंज रहेगा सर, इसको किस तरीके से आप पूरा करेंगे? हाँ, देखिए, इस प्रणाली में जो अतिरिक्त जो हमारे पास कार्रवाइयाँ करनी हैं, उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो भी आप जानते हैं वर्तमान में चल रही है, मेरे भी संज्ञान में आया है, और काफ़ी अनुभवी अधिकारी यहाँ पर पदस्थ हैं पहले से भी, और नए भी जो अधिकारी आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज को भी भोपाल पुलिस अच्छे से फेस कर पाएगी, और पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आएँ, जो भी कठिनाइयाँ आएँ, उसका हम सामना करें और एक अच्छा परिणाम दे पाते हैं। क्या कमी देखते हैं सर, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे सचिन अतुलकर सर के आने के बाद? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष से पूरा सिस्टम नहीं चलता है। सिस्टम जो है, शासन की योजनाएं, जो मुख्यालय के निर्देश हैं, और एक पूरी टीम उसको चलाती है। प्रयास रहता है प्रत्येक अधिकारी का कि वो जहाँ पर भी पदस्थ हो, उसका सबसे बेहतर कार्य वो दे पाए, और ये मेरा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच। पूरी टीम कार्य करती है। सचिन अतुलकर सर का कहना है, उनका कहना है कि महिला अपराध और साइबर क्राइम को रोकना सबसे ज़्यादा प्राथमिकताएं रहेंगी। कैमरा पर्सन भरत मुजला के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेता भगवान के भरोसे होते जा रहे हैं। यूपी चुनाव में पहले भगवान राम और राम मंदिर का मुद्दा उछल रहा था, अब इसमें भगवान कृष्ण की भी एंट्री हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण मेरे भी सपने में आते हैं, और कल भी आए थे। रोज आते हैं और कहते हैं कि यूपी में सपा की सरकार बन रही है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की, और कहा कि भगवान कृष्ण ने खुद पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया है। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए,
हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 9 विभागों की समीक्षा की। इसमें बिजली विभाग की बैठक में फीडर सेपरेशन के काम को लेकर सीएम नाराज नजर आए और जनता की समस्याओं को दूर करने की बात कही। इसी के साथ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि सिंचाई योजनाओं को क्या सोलर एनर्जी से चला सकते हैं। तो वहीं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सोसाइटियों को ठीक कर ठोस योजना बनाने की बात कही। इसके साथ ही कृषि विभाग की बैठक में सीएम शिवराज ने यूरिया और डीएपी को लेकर तैयारी करने की बात कही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को भी 9 विभागों की समीक्षा बैठक की थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना रोजगार काउंटर खोलने जा रही है। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर एक ही दिन में 3 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इन रोजगार मेलों को अब महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों के साथ हमलावर कांग्रेस को काउंटर करने के तौर पर देखा जा रहा है। कवायद छवि चमकाने की, यंगिस्तान को लुभाने की, बीजेपी का रोजगार काउंटर। सियासत छवि का खेल है और बीजेपी इस खेल की माहिर खिलाड़ी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी पार्टी अब यंगिस्तान के दिल में पैठ बनाने की तैयारी में है। एमपी सरकार 12 जनवरी को हर जिले में रोजगार मेला लगाने जा रही है। इस दौरान 3 लाख लोगों को स्वरोजगार और रोजगार का सर्टिफिकेट या अपना काम शुरू करने के लिए लोन राशि का चेक भेंट किया जाएगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा। विवेकानंद जयंती पर सभी मंत्रियों को खुद के या प्रभार वाले जिलों में रोजगार मेले लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जैसा तय किया था कि नौजवानों को रोजगार के अवसर देना, उनको संसाधन देना, तो उसके लिए बैंकों से लोन करा के प्रमाण पत्र देना हो या अन्य योजना के प्रमाण पत्र हो, तो वो 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्री अपने अपने स्थानीय जिले अथवा प्रभार के जिलों में इस कार्यक्रम को करके नौजवान के हाथ में प्रमाण पत्र देंगे। एमपी में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसलों पर कांग्रेस खास तौर पर सरकार को घेरती रही है। इन रोजगार मेलों को इन मुद्दों पर सरकार के काउंटर के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस इन रोजगार मेलों को नाकाफी और सरकार का सुगुफा ही करार दे रही है। अब ये तो सब दिखावा है। सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर आप समीर समझ रहे हैं। 1.5 लाख खाली पड़ा है और उसको पहले भरना चाहिए। अब वो मेला लगा रहा है, मेला में सबको बुला के उन्हें ठंडे बात करके और उनको रवाना कर देंगे। हर जगह बेरोजगार सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे लोग, तो उनको तत्काल उनको रोजगार दें। 1.5 लाख वो पहले भरें, फिर जगह जगह लोग बेरोजगारी उसको करें। पर वो कहते बेरोजगारी समस्या खत्म होगी, तो मेला किस बात के लगा रहे। यूं तो बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, लेकिन कभी कभी राष्ट्रीय या भावनात्मक मुद्दों के आगे राज्य सरकार की जनहितैषी और लोकप्रिय योजनाएं चर्चा में नहीं आ पाती हैं। ऐसे में रोजगार मेलों जैसे आयोजन कहीं न कहीं सरकार की छवि को चमकाने का तो काम करते ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। पीएम नरेंद्र मोदी जब त्रिपुरा पहुंचे तो लोगों के बीच उनका क्रेज देखते ही बना। अगरतला के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में पीएम मोदी को देखने भारी भीड़ जमा हुई। इस दौरान पीएम के स्वागत में आए लोक कलाकार भी वहां मौजूद थे, जिन्हें देखकर पीएम वहां रुक गए और लोक कलाकारों के साथ ढोल बजाया। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। यहाँ पर वो करीब 4,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उनके साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की पत्रकारिता का एक ऐसा नाम
जो हमेशा पत्रकारिता और इससे जुड़े लोगों के लिए फिक्रमंद रहा और मुख्यधारा का पेशा छोड़ने के बाद भी फिक्रमंद है। 70 साल की उम्र में भी ये कर्मयोगी काम कर रहा है और अपनी कमाई की बड़ी पूंजी पत्रकार बिरादरी की भलाई के लिए दान कर रहा है। कौन है ये निष्काम कर्मयोगी? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक सच्चा निष्काम कर्मयोगी पत्रकारिता के लिए दे दी जमा पूंजी, 50 लाख का महादान। आपको भरोसा नहीं होगा कि एक पत्रकार ने अपनी 50 लाख की पूंजी इस पेशे से जुड़े लोगों की सेहत और स्वास्थ्य के लिए दान कर दी है। ये सच्चे निष्काम कर्मयोगी कोई और नहीं बल्कि भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा जी हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में पत्रकारों की अनौपचारिक तौर पर मदद करने वाली संस्था सोसाइटी फॉर जर्नलिस्ट हेल्थ केयर को 9 लाख रुपयों की राशि भेंट की है। डॉक्टर मेहरोत्रा पिछले 9 साल से बिना नागा किए संस्था को मदद कर रहे हैं। हर साल मदद का चेक 5 लाख का होता था, लेकिन इस साल ये राशि उम्मीद के कहीं ज्यादा देख संस्था को चलाने वाले पत्रकार भी चौंक गए। उन्होंने इतनी बड़ी अनुदान राशि का विरोध भी किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा अब आने वाले दिनों में न जाने हालात कैसे हों, कोई नहीं जानता, इसलिए ये चेक रख लो। वे अब तक पत्रकारों की मदद के लिए 50 लाख तक का अनुदान दे चुके हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा कई हिंदी अंग्रेजी अखबारों में संपादक रहे हैं। पिछले कुछ साल से वे विस्पर इन द कॉरिडोर नाम से वेबसाइट चला रहे हैं, जिसकी धमक दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों तक है। 70 साल की उम्र में भी उनकी सक्रियता कमाल की है। अपनी इस सोच का जिक्र उन्होंने बंसल न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में भी किया था। पीछे कोई बिल्कुल मेरा कुछ नहीं है। एक अगर अपन पार्ट एक अपनी जिसने हम कुछ दिया है, हम कुछ कर सकें तो क्या बुरा है। अगर मैं मान लीजिए, मैं ये नहीं है मैं टैक्स पेड चेक देता हूँ, मैं ये नहीं कि साहब कहीं मेरे पास नंबर 2 तो कहीं से दूर दूर तक नहीं है मेरे पास। हाँ, और बस ये है कि उतना एक पार्ट अपने बच्चों को ग्रैंड चिल्ड्रन रख दीजिए, इतना अपने बिरादरी कर दीजिए, बस ये मेरी इच्छा है। शुरुआती समय में राज्य सरकार और कुछ मंत्रियों ने इस संस्था को मदद की, लेकिन दुखद बात यह है कि अब तक किसी मीडिया संस्था से मदद नहीं मिली है। सबकी अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है साहब। आप सोचें कि मैं किए जा रहा हूँ, आदमी खूब बटोरता है यहीं छोड़ जाने के लिए। तो फिर कुछ अगर अपन कुछ कर सकते हैं तो कर जाइए और भूल जाइए दूसरे दिन। राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश राजपूत ने अपने फेसबुक पेज पर सोसाइटी फॉर जर्नलिस्ट हेल्थ केयर मध्य प्रदेश का जिक्र किया। इस संस्था से अब तक 175 सदस्य जुड़ चुके हैं। पिछले सालों में ये संस्था 120 पत्रकार साथी और उनके परिवारों को 50 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद पहुंचा चुकी है। कोरोना काल में भी इस संस्था ने 35 पत्रकार और उनके परिजनों को करीब 9 लाख की सहायता पहुंचाई है। संस्था में आड़े वक्त में मदद देने के लिए किसी प्रकार के सदस्य और गैर सदस्य का पैमाना तय नहीं है। संस्था का एक ही मंत्र है, जरूरतमंद लोकतंत्र के सिपाहियों की जल्द से जल्द मदद करना। और इस निष्काम कार्य में डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा जैसे कर्मयोगी बढ़ चढ़कर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए बात अगली खबर की। भारत ने एक बार फिर चीनी प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीनी सैनिकों के झंडा फहराने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय जवानों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें न्यू ईयर पर भारतीय जवान गलवान में तिरंगा झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। दरअसल चीनी मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में चीनी सेना अपना झंडा फहराते नजर आ रही थी, जिसमें चीनी यूजर्स का दावा था कि चीनी सेना ने यह झंडा गलवान में हुई हिंसा वाली जगह पर फहराया है, जबकि ये उस पॉइंट से काफ़ी दूर थी। हालांकि गलवान में भारतीय सेना की तस्वीरों की पुष्टि आर्मी ने नहीं की है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी ANI ने सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ दिख रहे हैं। जवान हथियार लिए हुए हैं। एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा जवानों के हाथ में है।
इन तस्वीरों के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।